एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप रोजाना सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं होगा, मतलब जाना नहीं पड़ेगा। आजकल बहुत ज्यादा जिक्र होता है इसका, ऑटिज्म। तो ये ऑटिज्म क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लक्षण क्या है इसके? कैसे पता लगाएं वाला बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है? ऐसा कुछ कोई लक्षण बहुत क्लियर होंगे कि जब ये बच्चे कहीं ना कहीं 3 या 4 साल की उम्र में बहुत साफ साफ दिख जाएगा कि आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है तो क्या संभावना है कि दूसरे बच्चे को भी होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पहले बच्चे को ऑटिज्म निकलता है तो पेरेंट्स को हमेशा ये उम्मीद रहती है अच्छा दूसरा बच्चा करेंगे तो शायद हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। इसमें बार बार विचारों का आना और उस विचार को कम करने के लिए बार बार एक बिहेवियर को दोहराना होता है उसने, और इससे वो पर्सन शुरू में तो उनको लगता है वो रिलीफ ले रहे हैं, बट धीरे धीरे वो एक पैटर्न बनता है और उनको उसी में ही वो उलझ जाते हैं। गाँव वगैरह में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे पेशेंट कम मिलते हैं। नहीं, ये तो एक मिथ होगा। मिथ है ये मिथ है। ये मिथ है। ये मिथ है कि गांव में ऑटिज्म नहीं होता और अच्छा? शहर में होता है, बिकॉज गांव में अवेयरनेस नहीं है। तो अगर बच्चे को है भी तो कहीं ना कहीं साइड वे होके चल रहा है। आई मीन पेरेंट्स वो अवेयर ही नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे कि इंटरवेंशन कराएं, या उन्हें पता ही नहीं है कि ऑटिज्म है या नहीं है, बस एग्जिस्ट तो हर जगह कर रहा है। अच्छा। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप रोजाना सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं होगा, मतलब जाना नहीं पड़ेगा आपको। और अगर डॉक्टर आपके दोस्त हों तो फिर तो आपके बहुत फायदे हो जाएंगे, है ना? हमारे साथ भी एक डॉक्टर आज हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको आपके दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका बताती हैं। अब सारे काम तो दिमाग से ही होते हैं, तो यानी कि आज हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारे साथ हैं एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर उषा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं आप? सबसे पहले बताएं कि डॉक्टर कैसी हैं आज? बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर कैसे ठीक रहते हैं? ठीक रहते हैं क्योंकि वो अपने आप से बहुत कनेक्ट करते हैं। आई बिलीव। अच्छा। मैं तो करती हूँ। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि दिमाग को ज़्यादा ठीक रखते हैं तो हम ज़्यादा ठीक रहते हैं। जी, मेरा जो अप्रोच है वो है कि मैं हर दिन अपने आप को कुछ टाइम ज़रूर देती हूँ टू रिफ्लेक्ट, टू कनेक्ट कि मेरे लाइफ का एम क्या है और मैं उसकी तरफ कितना बढ़ पा रही हूँ, क्या चीज़ें जो मुझे बदलनी है अपने अंदर, उस पर मैं वर्क करती हूँ। सो मुझे लगता है ये इस एम में को एक स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। डॉक्टर उषा, एक बात पूछनी है आपसे। आजकल एक बीमारी है, उसका नाम मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, पहले कहीं कहीं इसका जिक्र होता था लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र होता है इसका, ऑटिज्म। तो ये ऑटिज्म क्या है? सो ऑटिज्म जैसे कि हम कॉमनली अब सुनते ही आ रहे हैं, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब विकास से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर, जो कि मोस्टली आप देखोगे बच्चों में ही दिखता है, पर कहीं ना कहीं अब आप देखने लगोगे कि जो बच्चों में है ये आगे बढ़ता बढ़ता बड़ों में भी नज़र आएगा, बिकॉज ये जनरेशन जब भी बड़े होंगे तो वहाँ भी दिखने लगेगा। ये डिसऑर्डर के मेन डोमेन जो होता है वो है सोशल फंक्शनिंग। इनकी काफ़ी इम्पैक्ट होती है और इमोशनली इंटरेक्शन में भी काफ़ी वीक होते हैं क्योंकि अपने में ही रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। लक्षण क्या है इसके? कैसे पता लगाएं वाला बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है? ऐसा कुछ कोई लक्षण बहुत क्लियर होंगे कि जब ये बच्चे कहीं ना कहीं 3 या 4 साल की उम्र में बहुत साफ साफ दिख जाएगा कि आई कांटेक्ट नहीं बना पाते अपने रिलेटिव से, अपनी मदर से भी इवन, और अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक काइंड ऑफ बिहेवियर रिपीटेटिवली आप देखेंगे इनके अंदर कि हैंड फ्लैपिंग करते हैं या फिर राउंड राउंड गोल गोल घूमना इनमें दिखता है। टो वॉकिंग भी दिखता है, पंजों पे चलना इनमें दिखता है। जब ये सब चीज़ पेरेंट नोट करने लगे तो उनको ज़रूर अपने आप को लाइक बच्चे को ले जाके थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर दिखाना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। आजकल मैंने काफ़ी लोगों को बात करते हुए सुना है, मम्मियों को बड़ा टॉर्चर किया जाता है, उनको बड़े ताने वाने से मिलते हैं कि अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है, मैंने भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऑटिस्टिक, तो अक्सर उनके बारे में बोल देते हैं कोई भी कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपने फ़ोन दिया है। तो ऐसा कोई पेरेंट्स का रोल होता है ऑटिज्म में? हाँ, तो ये एक क्लियरली एक मिथ है इस डिसऑर्डर का कि एक मदर या फिर किसी पर्टिकुलरली फादर के जीन की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है। इसके मल्टीपल रीज़न है, जेनेटिक तो है ही है, एनवायरमेंटल भी है, और कुछ ऐसे रीज़न है जो अभी तक हमें पता नहीं लग पाए।
तो मदर को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना बिल्कुल गलत होगा, ना उनके हाथ में है ये। बिकॉज अगर कोई चीज़ हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, अवेयर होके कर रहे हैं, तब तो हम किसी को ब्लेम भी करें। पर जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, उसको लेके अगर एक मदर या पेरेंट को ब्लेम किया जाए तो ये सामाजिक रूप से बिल्कुल सही तो नहीं। ये गलत है कि माँ लापरवाह है, ध्यान नहीं दिया, टीवी पर ज़्यादा बैठा दिया टीवी के सामने, या फ़ोन ज़्यादा पकड़ा दिया, इसकी वजह से हुआ, तो ये गलत है ये चीज़? बिल्कुल ये गलत है। अच्छा। और इस चीज़ पे पेरेंट्स को खुद ही स्टैंड लेना होगा। बिकॉज नोबडी, कोई और आके तो नहीं बोलेगा कि आप ब्लेम नहीं हो, पर वो स्टार्ट करेंगे कहना कि ये रीज़न मैं नहीं हूँ। वो अपना वॉइस उठाएंगे तो डेफिनेटली सामने वाला बार बार रिपीट नहीं करेगा इस चीज़ को। और प्रेग्नेंट लेडीज़ की कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनके बच्चे का ऑटिस्टिक होना, मतलब ऐसा लाजमी है कि हो जाता है इसकी वजह से? ऐसी कोई क्लियर स्टडीज़ ने कुछ मेंशन नहीं किया कि ये रीज़न होगा, ऐसा स्टेट होगा तो ही ऑटिज्म होगा। डेफिनेटली अगर एक मदर हेल्दी है, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको काम करने को मिल रहा है, जो चाहती है वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो बच्चा एक हेल्दी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि होगा। अच्छा। स्ट्रेस कैन क्रिएट बट नॉट, वो इकलौता रीज़न नहीं होगा ऑटिज्म के लिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि जीन भी है, स्ट्रेस भी है, देन इट कैन हैपन। बट कोई पक्का पुख्ता सबूत नहीं है इसके लिए। कोई इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि माँ से बच्चे को ऑटिज्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और शब्द मैंने बहुत सुना है, OCD और एक ADHD। तो ये ऑटिज्म से जुड़े हुए हैं ये भी? OCD तो ऑटिज्म से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। ये अच्छा। कोमॉर्बिड हो सकता है, मतलब साथ में जुड़ा हुआ डिसऑर्डर लेटर ऑन बच्चे में। जब एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसमें OCD लोग देखते हैं OCD बिकॉज वो रिपीटेटिव पैटर्न कर रहा है। OCD है क्या? OCD एक मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। सो इसलिए ऑटिज्म और OCD डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंट है। हाँ, OCD जनरेट होता है व्हेन समबडी इज फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और वो प्रोन होते हैं कि उनको OCD हो सकता है। इसमें बार बार विचारों का आना और उस विचार को कम करने के लिए बार बार एक बिहेवियर को दोहराना होता है OCD में। और इससे वो पर्सन शुरू में तो उनको लगता है वो रिलीफ ले रहे हैं, बट धीरे धीरे वो एक पैटर्न बनता है और उनको उसी में ही वो उलझ जाते हैं। तो OCD बड़े भी हो सकते हैं फिर? तो इसका मतलब है बच्चे, ज़रूरी है कि OCD बच्चे ही होते हैं या बड़े लोगों में भी OCD? बड़े में ही जनरली देखा जाता है, बट 6 इयर्स ऑफ एज में भी OCD आजकल पाया जा रहा है। छोटे बट बच्चों में ऑटिज्म भी से ये अलग है। OCD छोटे बच्चों में भी? हाँ, विचारों से जुड़ा हुआ? विचारों से जुड़ा हुआ। बिकॉज वो पेरेंटल होता है। अगर किसी पेरेंट को OCD रहा है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, उसका लिंक OCD से ज़्यादा है। अभी एक नया वर्ड है सिजोफ्रेनिया, ये क्या है? हाँ, ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अच्छा। इसमें भी सेम, अगर एक पर्सन है जो अपने आप को नहीं हैंडल कर पाया, अपनी बाहरी सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाया, इंटरनली उसको नहीं फेस कर पाया, तो ये जनरेट होता है। पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसको कौन सा डिसऑर्डर होने वाला है। होने के बाद वी कैन सी के ये इसके जो सर्टेन सिम्टम्स है ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं और ये डायग्नोसिस बनता है। ये दिमाग से जुड़ी चीज़ें जो है ना, इनका एक बहुत बड़ा संसार है। मुझे लगता है कि अगर हम बातें करेंगे तो बहुत 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 सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ऑटिज़म पे ही वापस चलते हैं हम। तो ऑटिज़म में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें पेरेंट्स, और अगर किसी बड़े में भी है तो कैसे पहचान करें और क्या करें तुरंत जो हमें करना चाहिए? सो ऑटिज्म पहली बात तो बचपन में ही दिख जाता है। बड़े होके डायग्नोसिस होना बहुत रेयर होगा, और कहीं ना कहीं वो मिस डायग्नोसिस है। अगर बड़े होके बोले कि बचपन बिल्कुल ठीक रहा, सडनली ऑटिस्टिक बिहेवियर आ गया, राइट। सो बचपन में ही दिखेगा क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बचपन में ही होगा, पैदाइशी से है, 3 साल की उम्र में दिखता है। 12 महीने से 24 महीने के बीच में भी कुछ कुछ सिम्टम्स दिख जाएंगे, बट बहुत क्लियर नहीं होंगे। वो 3 साल के बाद बच्चों में दिखेगा, जैसे मैंने पहले बताया। अच्छा। कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपने में गुम है, बातचीत नहीं कर रहा, पेरेंट बुला रहा है तो नाम नहीं सुन रहा, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा मदर से, ठीक है, और एक तरीके की रोलिंग कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, से लेके अटेंशन बहुत वीक है, लाइक यहाँ ध्यान देगा फिर दूसरी तरफ ध्यान देगा, कोई बोलता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। और है इनका सेंसरी इश्यूज भी इनमें होते हैं। वो किस तरह के इश्यूज हैं? तो जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इनसे रिलेटेड इश्यूज है।
इन बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइट कभी कभी परेशान करती है। कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा साउंड से इशू होता है, तेज आवाज में परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और बॉडीली सेंसेशन, जैसे इनको कुछ टचेस पसंद नहीं आते, गीली चीज़ें जो होती है लाइक जेली होता है, इनको वो टच पसंद नहीं आता, कॉमनली ये देखा गया है। और सेंसरी के थ्रू ये वो स्टिमुलेशन लेते हैं, जैसे ये चीज़ों को सूंघना शुरू कर देंगे, हर एक चीज़ को इन्हें सूंघना पसंद होता है। कुछ बच्चों में पाया जाता है, कुछ में होता है कि उनको टच करके देखना होता है। अच्छा, किसी भी चीज को छू कर देखते हैं, छू के टच करके। खाने पीने के साथ भी कुछ इश्यूज होते हैं इन बच्चों के? इनमें होते हैं बिकॉज सेंसरी कॉमन इशू क्या है? कॉमन इशू यही होगा कि इनको चुई, जो ये चीज़ों को चबाते हैं, उनको अगर वो सेंसिटिव लग रहा है तो वो नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉपर चबाने का इनको हैबिट नहीं है, तो सॉलिड चीज़ें भी कम प्रेफर करते हैं कुछ बच्चे। सॉफ्ट चीजें खाते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर धीरे धीरे मैनेज हो जाता है व्हेन पेरेंट उस पर काम करेगा। और क्या होगा, खाने से रिलेटेड है, चूजी है, इनका एक पैटर्न ऑफ फूड होता है। अच्छा, किस तरह के खाने ज़्यादा खाते हैं? मीठे खट्टे कैसे खाने? मीठा प्रेफर करते हैं बच्चे, ज़्यादा खट्टा नहीं मीठा खाते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन अ चाइल्ड, मतलब क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है, तो किस बच्चे में क्या होगा, कैसा होगा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ये जब होता है, दिखता है, तभी हम पता लगा पाते हैं मेरे बच्चे को ये एरिया में प्रॉब्लम है। मतलब हर बच्चे की पसंद अलग हो सकती है, चाहे वो ऑटिस्टिक हो तो भी ऑटिस्टिक बच्चों के अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, अलग अलग खाने की आदतें हो सकती हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हम कुछ फिक्स नहीं बता सकते कि ये बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है तो ऑटिस्टिक ही है, हो सकता है ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ना हो, अगर हम खाली उसी पार्ट को देख रहे हैं फूड वाला और बाकी पार्ट नहीं है बच्चे में, तो डेफिनेटली ऑटिज्म नहीं है। अच्छा, फिर तो चूजी है, या फिर उसका सेंसरी कोई ज़्यादा पार्ट दे आर टू मच सेंसिटिव टूवर्ड्स इट, लाइक चू करने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ऑटिज्म है तो बाकी चीज़ें पहले दिखेंगी, ये उसका पार्ट है जो मैंने पहले बताया। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं और ये जो ADHD बच्चे हैं, इनमें बेसिकली क्या फ़र्क होता है? हाँ, सो ऑटिज्म और ADHD कोमॉर्बिड होता है। कोमॉर्बिड भी हो सकता है कैसे, कि जिस बच्चे को ऑटिज्म है उसको कुछ सिम्टम्स ADHD के भी हो सकते हैं। ADHD क्या है? ADHD में होता है ध्यान की कमी और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, ये मेजर है इसका, और इम्पल्सिव होंगे, ये थर्ड पॉइंट है कि उनको जो चीज़ चाहिए तभी चाहिए, उठा के एक्शन हो जाएगा। उनको थॉट आया इसको हिट करना है, हिट कर देंगे, उनको थॉट आया इसको छू के देखना है, उसको छू के देख लेंगे, ठीक है, ये इम्पल्सिविटी होगी। हाइपर एक्टिविटी, पूरे दिन एनर्जी, चाहे फूड खाए या ना खाए, बस इनको घूमना है, फिरना है, रुकते नहीं है। और इनअटेंशन होगा कि जब भी कोई इनसे बात करना चाह रहा है, थोड़ी देर बात सुनी, चले गए। अटेंशन बन भी जाएगी तो सस्टेन नहीं हो पाती, रह नहीं पाती, रुक नहीं पाती। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ऑटिज्म के बाकी फीचर्स और ये जब साथ में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं ऑटिज्म विद ADHD। और इनमें से क्या ख़तरनाक ज़्यादा है, किसका इलाज पॉसिबल ज़्यादा है, किसके इलाज में ज़्यादा वक्त लगता है, या इलाज है ही नहीं परमानेंट, ऐसा कुछ है? तो इन दोनों डिसऑर्डर का परमानेंट इलाज नहीं है। दोनों में से किसी का नहीं है? कोई मेडिसिन नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को मैनेज किया जाता है हाइपर एक्टिविटी के वे से। मेडिसिन होती है जो उस बच्चे को उस दिन के लिए रेगुलेट करती है, उस हाइपर एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा है जिसके चलते वो कोई और फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, उसको मेंटेन करती है फॉर अ डे, फिर शाम को फ्लश आउट हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे वो बच्चा लेता है। तो वहाँ हम बस इतना संभाल सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी मैनेज हो गई तो हम उसे अब सिखा पाएंगे जो हम चाहते हैं, टारगेट हमारा उस बच्चे को इंडिविजुअल बनाना है, वो हम कर पाते हैं। और ऑटिज्म का कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। जो क्लेम भी कर रहे हैं वो आई थिंक पेरेंट्स को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा उस बात पे। सीरियसली कोई मेडिसिन नहीं है? और ADHD की मैंने बोला जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए है मेडिसिन, इनअटेंशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं, उसको हम विद ट्रेनिंग मैनेज करते हैं। कोई किसी तरह का खास फूड, जैसे मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि विटामिन की टैबलेट दे दो या फिर ये फिश खिलाओ, तो ये सब मिथ है। बिल्कुल, ये सब विटामिन अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, बट अगर आप सोचेंगे उससे चलते ऑटिज्म या ADHD में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं। तो बड़ा खबरदार रहना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह के बेचते हैं चीज़ें। बिल्कुल बेचते हैं और ऐसा हो रहा है। ऑटिज्म आपने बताया बच्चों को जब आइडेंटिफाई होता है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि जब पता चलता है, बच्चों की हरकतें देखते हैं पेरेंट्स, तो
उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जब उनको समझ ही आ गया है कि ये सारे पॉइंट्स उसकी तरफ लीड कर रहे हैं, ऑटिज्म की तरफ लीड कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, जो है साइकाइट्रिस्ट, फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले इन दोनों के पास जाके वो उसकी जांच कराएं। हम टेस्ट करते हैं, बच्चे को प्रॉपर ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो इस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। जब वो डायग्नोसिस मिल गया और मान लेते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो गया है, अब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको इंटरवेंशन बच्चे को दिलाएं। ये इंटरवेंशन होती है 4 टाइप में। लाइक अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया है, देन स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चे के लिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्रीली अवेलेबल है, सारी थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सब फ्री है? बिल्कुल फ्री That's है। nice. तो एक पेरेंट अप्रोच कर सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई एनजीओ जो प्रॉपरली फोकस्ड है ऑन ऑटिज्म, और बच्चे को तुरंत ही स्टार्ट कर दे, डिले ना करे। जितना ये रिसर्च में देखा गया है, जितना जल्दी होता है इंटरवेंशन, उतने ही ये बच्चे इम्प्रूव दिखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी लाइफ को खुद से जी पाते हैं। ये आपने कहा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये सवाल बड़ा अहम है, क्या वाकई में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ये बच्चे? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं। अकेले रह सकते हैं, शादी, घर बसाना, ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में हो सकता है? देखिए, इस ऑटिज्म को अगर हम समझेंगे तो हमें इसको बच्चे की फंक्शनिंग के हिसाब से समझना होगा। अगर बच्चा हायर फंक्शनिंग में है, मतलब उसकी फंक्शनिंग इतनी बेहतर है कि एक आम बच्चे के जितना उसका बुद्धि की क्षमता है, तो ये बच्चा प्रॉपर विद ट्रेनिंग आराम से एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी सकता है ज़िंदगी। ट्रेनिंग लाइफ टाइम? ट्रेनिंग हम मानते हैं कि एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ एज, जब वो अडल्टहुड की तरफ टर्न हो रहा है, उसमें भी क्योंकि चेंजेस आते हैं, तब भी एक पेरेंट्स को चाहिए होता है। ट्रेनिंग तो लाइफ टाइम ही होगी एज इन पेरेंट के थ्रू, बट प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब तक ले सकता है पेरेंट, जब तक वो फील कर रहा है कि नीड है। इनिशियल स्टेजेस तो पक्का पार करने हैं 10 साल की उम्र तक, जिसमें पेरेंट्स समझे कि क्या है, कैसे डील करना है, बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है। जब एक पेरेंट समझ गया, उसके थ्रू बच्चे तक लाइफ टाइम चलेगी, इन द सेंस कि जब भी कुछ चेंजेस आएगा पेरेंट अवेलेबल रहे उसको समझाने के लिए। तो अगर फंक्शनिंग बेहतर है तो ये बच्चे जी सकते हैं बहुत क्लियरली, पर जिनमें थोड़ी कम फंक्शनिंग है उनको भी हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर सकते। टिल माइल्ड IQ फंक्शनिंग, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, वहाँ है तो बच्चे थोड़े और एफर्ट मांगेंगे पेरेंट्स से, बट वो भी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। और रही बात मैरिज की, तो इट डिपेंड्स ऑन बच्चा ओनली, चाइल्ड ओनली, कि वो चूज़ करेगा या नहीं, उसको समझ आएगा ये फंक्शनिंग या नहीं, जो कि मोस्टली नहीं देखा गया अभी तक। नहीं देखा गया। हाँ, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं इन द सेंस कि किसी को फ्रेंड बना लिया, देख लिया, जान लिया, बट मैरिज अभी तक नहीं देखी। ऑटिस्टिक बच्चे शादी कम करते हैं, देखा आपका ही कहने नहीं। का मतलब हाँ, ये है? बिकॉज उनका अपना एक इंटरेस्ट एरिया है जो चूज़ कर लेते हैं। अगर हायर फंक्शनिंग पे जाएंगे, ये बच्चे बहुत कुछ करते हैं ज़िंदगी में, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, ये म्यूज़िक में भी बड़े अच्छे होते हैं। लैंग्वेज, अगर कुछ बच्चों में इंटरेस्ट है लैंग्वेज की तरफ, वो लैंग्वेज में स्टोरीज़ बनाना, स्टोरी लिखना, एक्सप्रेस करना, वो भी ये कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, एक सावंत स्किल होती है इन बच्चों में। ये कुछ बच्चों में बहुत क्लियरली पाई जाती है, कुछ में पेरेंट्स को ढूंढनी पड़ती है अगर है कुछ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सच है कि आइंस्टीन को भी ऑटिज्म था या ADHD, ऐसा कुछ है? ऑटिज्म था। सीरियसली? बिल्कुल, आइंस्टीन को? क्योंकि उनका इंटरेस्ट पूरा एक ही डायरेक्शन पे था और उसमें उन्होंने पूरा एंड तक अपना, बोलेंगे तो हाईएस्ट वर्क किया है उस फील्ड में। इलॉन मस्क को भी बताया जाता है ADHD है? हाँ, डायग्नोसिस जैसा बोला गया है, तो कहते तो है। हाँ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आई थिंक उनकी They शादी भी started, हुई है, हाँ। बच्चे वगैरह भी तो उनके- ADHD में देयर इज नो इशू। ADHD अगर बैलेंस हो गया, मैनेज हो गया, तो यस, वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी पाते ऑटिज्म हैं। में थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ADHD जो है वो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज अगर वो बच्चा अपनी अटेंशन इंप्रूव कर ले स्लोली, या फिर उसके अटेंशन के अकॉर्डिंग उसको टास्क दिए जाए, ठीक है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीख जाए, जैसे स्पोर्ट्स में चला गया, स्विमिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, तो धीरे धीरे चैनलाइजेशन शुरू हो जाएगा। इम्पल्सिविटी पे बिहेवियरली कंट्रोल हो सकता है। ये तीनों चीज़ पे काम हो गया तो ये एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। क्योंकि काफ़ी इनकी टफ नहीं functioning होता होगा पेरेंट्स के लिए
किस तरह के पेरेंट्स आपने देखे हैं? हाँ, टफ तो बहुत होता है। आपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा, हॉस्पिटल आते हैं तो जी, आप देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वर्किंग हैं, तो कैसे पेरेंट्स देखे आपने? दुखी, परेशान या एनर्जेटिक, किस तरह के ज़्यादा दिखे आपको? हाँ, तो मुझे जो दिखा वो क्वेश्चनेबल था, लेकिन वो क्वेश्चंस लेके आए अपने बहुत भर भर के कि क्या है, क्यों है, कैसा है। क्योंकि सडनली एक बड़ी न्यूज़ रिलीज होती है इनके ऊपर कि हमारे बच्चे को ये डायग्नोसिस है। अच्छा। जो अब तक वो देख रहे थे कि नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। रिएक्शन क्या होता है उनका? उनकी जो मेंटल स्टेज है वो क्या नोटिस किया आपने? हाँ, तो जो पेरेंट्स एक्सेप्ट कर चुके उनका रिएक्शन काफ़ी ये था कि इंटरवेंशन ओरिएंटेड था। पर जिन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया या अभी भी उस प्रोसेस में है कि क्या है, क्यों है, और एक्सेप्टेंस नहीं आई है, मानना नहीं चाहते पेरेंट्स कि हमारे बच्चों को ऑटिज्म है, ये आप कहना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि एक स्टेज होता है। सी, अगर हमको किसी चीज़ का पता चलता है सडनली ये हो रहा है हमारे साथ, तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है कि अब हम उसे एक्सेप्टेंस में लेके आए। तो इस स्टेज पे बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो जूझ रहे हैं इस वाले पार्ट से कि मैं मानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। शायद ऑटिज्म के बारे में जो मिथ फैलाए जाते हैं उनकी वजह से उनके अंदर डर कि मेरे हिसाब से डर ज्यादा है उनके अंदर। मिथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो नॉर्मल बच्चों को ज्यादा पसंद करती है। हमारी सोसाइटी जो है वो भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है ना। बिल्कुल करती उनको नॉर्मल बच्चे अच्छे लगते हैं, गोरे चिट्टे खूबसूरत बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर उनके बिहेवियर में थोड़ा भी कुछ इधर उधर होता है तो उनको बड़ा वो लगता है। मैंने खुद नोटिस किया है कि जिनके बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सही सलामत है, उनको ज़रा प्राउड वाली फीलिंग आती है। वो बच्चों को भी वैसे ही पालते हैं कि तू उनसे अच्छा है। तो शायद इस वजह से पेरेंट्स ना मानना चाहते हो कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म। वो कई लोग बोलते भी है ना कि ठीक है, ये तो थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा ठीक है। तो ऐसा आपने ज्यादा देखा है कि पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? जनरली एज ए ह्यूमन हम एक नॉर्मेलिटी को बड़ा पसंद करते हैं। हम जो भी हमारी लाइफ में एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम में हो, उससे बियॉन्ड जाएगा तो ना मैं फेस कर सकती हूँ ना मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो ये वो पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है। पर मैंने ये देखा है जिन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है बहुत कुछ नया उनकी लाइफ में हुआ है, बहुत चेंजेस आए हैं। दो स्ट्रगल भरे हैं, बट उन पेरेंट्स में वो ज़ील होती है कि अब ये लाइफ के कोई भी पार्ट को निकाल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इस बच्चे को जो कि एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल बच्चा होगा, बट उसमें इतनी डिफ़िकल्टी है, उसको डील करना सीख लिया। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करता है एज ए ह्यूमन, और वो और चीज़ों से भी डील कर पाते हैं। पेरेंट्स को भी देखा है आपने बीमारी आइडेंटिफाई होने के बाद उनका जो वो जो कॉन्फिडेंस है उसे कम होते देखा है आपने? कभी नोटिस किया है कि पेरेंट्स पर बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का? बिल्कुल, पेरेंट्स उस डिप में जाते हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, उस मोड में चले जाते हैं कि उनको लो फीलिंग आना, क्राइंग स्पेल्स भी हो सकते हैं। सोसाइटी से कट के रहते हैं पेरेंट्स, वो भी करना पड़ जाता है अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई है और लोगों को। पेरेंट्स को आ गई है बट आसपास के लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अदर फैमिली मेंबर्स। तो इनको मैंने देखा है अलग से एक सेपरेटिव लाइफ जीते हैं, बट कहीं ना कहीं अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं। बिल्कुल। ओके, एक बहुत ही ख़ास सवाल है। मैं सोच रही थी कि जब आप मिलेंगी तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जब मैंने अपने सर्कल में लोगों से बात की कि इस बारे में हम बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में, तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है तो क्या संभावना है कि दूसरे बच्चे को भी होगा? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहले बच्चे को ऑटिज्म निकलता है तो पेरेंट्स को हमेशा ये उम्मीद रहती है अच्छा दूसरा बच्चा करेंगे तो शायद हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। पर देखा गया है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कि 10 से 20% चांस स्टिल है दूसरे बच्चे में 10 से 20 बस? हाँ, ज़्यादा नहीं, अभी इससे ज़्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं कि पेरेंट्स ने दूसरे बच्चे किए नहीं, एक ही बच्चा रखा, क्योंकि स्टडीज तो पूरा क्यूमुलेट करती है डेटा को। पर अभी तक 10 से 20% है, बट स्टिल क्या पेरेंट उसके लिए रेडी है कि दूसरा बच्चा होगा तो हम मैनेज कर लेंगे इसके साथ भी। और अगर वो रेडी नहीं है तो फिर वो काउंसलिंग ले सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग होती है इसमें भी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। तो उसमें अगर वो सलाह लेके प्लान आउट करे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा ये। अच्छा, अगर डॉक्टर की सलाह लेके करें तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरे बच्चे को ये बीमारी आगे चांसेस होगा कि वो प्रिपेयर रहेंगे, जो भी बच्चा आ रहा है ऑटिज्म कितने चांस है, अगर है तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे इस पार्ट को भी और ले पाएंगे एज अ लाइफ का डिसीजन।
खाना पीना बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है किसी के भी डेवलपमेंट में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो ये जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इनके ये बहुत चूज़ी होते हैं खाने के मामले में। एडीएचडी बच्चे भी शायद आप बताएं चूज़ी होते इतना हैं, नहीं। एडीएचडी ज़्यादा नहीं होते चूज़ी, वो सब खा लेते हैं। तो इन बच्चों को किस तरह का खाना हमको ऑफर करना चाहिए, हम क्या खिलाएं? ठीक है, तो मेरा पॉइंट तो यही रहेगा कि बहुत बेसिक जाना है, लाइक अपने जो कल्चर में है, जो फूड हम फॉलो करते हैं एज अ हेल्दी फूड ऑफ कल्चर, वो अगर हम अपने बच्चे को प्रोवाइड कर पा रहे हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो बहुत सही है। इन बच्चों में शुगर की नीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कट डाउन करना होता है, ज़ीरो नहीं करना बट बैलेंस आउट करना है। शुगर या मीठा? मतलब मीठा कुछ नेचुरल शुगर भी होता है। हाँ, फिर नेचुरल शुगर की तरफ टर्न करना भी बेहतर है, जो आपने बोला। पर क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है फॉर पेरेंट्स, तो नेचुरल शुगर की तरफ टर्न हो सकते हैं। बट जो आर्टिफिशियल है, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट अभी भी है कि ये कितना अफेक्ट कर रहा है उनकी एनर्जी लेवल को। है मतलब कुछ डाउट है इस मामले हाँ, में? इसको भी कहा गया है कि पॉजिटिव भी है, मतलब टुवर्ड्स इट है कि अगर इन्होंने बच्चा एक आर्टिफिशियल शुगर खा रहा है तो वो हाइपर एक्टिव ज़्यादा रहता है। तो पेरेंट्स के लिए सलाह रहती है कि वो उसको थोड़ा बैलेंस में लेके आए, ऐसा नहीं फ्रीली दे दिया, उसका जो मन करे वो खा लिया। और हेल्दी फूड जो आप अपने घर में खा रहे हो वही प्रोवाइड करिए, ट्राई करिए वही बच्चा खाए। अगर उसमें भी वो कुछ चूज़ कर रहा है तो लेट हिम चूज़ और लेट हिम और हर चूज़, बट स्टिल बच्चों की keep it फेवरेट very चीजें, simple. बच्चों की जो फेवरेट चीजें हैं जैसे चॉकलेट, हाँ, पिज्ज़ा, तो ये इनका क्या? सेम जैसा हम अपने लिए करते हैं, हम हर दिन खाएंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी को? कभी कभी दे सकते हैं, कभी कभी दे सकते हैं। चॉकलेट भी कोई ऐसा, और बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं वगैरह? है। कोल्ड ड्रिंक हेल्दी होगा ना दे, बट अगर बच्चा चाह रहा है और बहुत पसंद करता है तो उसे एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक कप और स्मॉल कप, कि अगर आप ये चीज़ कर दोगे एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा अपने लिए काम की चीज़ होगी। डॉक्टर उषा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एम्स हॉस्पिटल से हमारे साथ आज हैं, और इस मौके का पूरा फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। मेरे दिमाग में जितने सवाल हैं, मैंने सोशल मीडिया से जितने भी सवाल लोगों ने पूछे वो सारे सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। तो बात आगे बढ़ाते हैं अभी। ये जो बच्चे हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इनके अंदर आपने जैसे कि बताया एक अलग इनके अंदर चीज़ होती है, ये किसी न किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, तो उस दिशा में कैसे पेरेंट्स कर सकते हैं काम? जी बिल्कुल, तो पेरेंट्स का ही मेन रोल है, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू ही ये थेरेपी इंटरवेंशन जो हम प्लान करते हैं वो होता है। देखा गया है कि जो पेरेंट्स बच्चे के साथ इन्वॉल्व हुए हैं उन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और लाइफ लॉन्ग उन्होंने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस किया है या जिया है। तो सबसे पहला काम यही है कि इन बच्चों में कुछ तो स्पेशल है। ऐसा तो नहीं, क्यों है स्पेशल? बिकॉज हम सबके अंदर है वो, राइट? वो कोर है जो हम ढूंढना चाहते हैं अपने ही अंदर, इसी की सर्च है हमारी लाइफ को लेके, और उन बच्चों में भी ये सेंटर होता है। सो पेरेंट्स का सबसे पहला यही रोल होगा कि पहले तो अपने अंदर ये ढूंढ ले, ट्राई तो करें एटलीस्ट कि मैं जो 30 मिनट अपने साथ बिताऊं दिन का, मैं अपने साथ कनेक्ट करूं। जो वो ये सीखेंगे खुद से कनेक्ट करना, वो उन बच्चों से भी कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपका कहने का मतलब है कि ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को खुद को टाइम देना चाहिए, बिल्कुल, अपने आप को भी देखना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को कनेक्ट, अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि उस बच्चे से भी आप कनेक्ट कर पाए जो आपके साथ है। सही। ठीक है, तो उसका एक सेंटर है जिसको मैं पर्सनली बोलती हूँ इनर डोर होता है इनके अंदर। ठीक है, ये बहुत सिंपल बच्चे हैं, बहुत रिसेप्टिव बच्चे हैं। इतने रिसेप्टिव है कि आप इनको जो बोलेंगे दिल बी रेडी टू टेक इट। हाँ, दुनियादारी नहीं समझते हैं, चालाकी नहीं समझते ये हैं। इनकी क्वालिटी है जो हम एज अ इंडिविजुअल नहीं समझ पा ये रहे। क्वालिटी है। क्वालिटी इसलिए है क्योंकि अगर हमने इनको ट्रूली जाना या इनसे ट्रूली कनेक्ट किया तो हमारी खुद की ग्रोथ भी है इस वर्ल्ड में। रियली? बिल्कुल। और इन बच्चों को अगर पेरेंट्स इस लेवल पे कनेक्ट करें, इन द सेंस कि बहुत ईजी है इनके लिए, ब्यूटी को देखना, हार्मनी को देखना, जॉय को देखना, ये बहुत जल्दी सीख करते हैं इसको। जहाँ ये देखते हैं वहाँ ये चले जाते हैं। ये नेगेटिव चीजें नहीं देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, आप ऐसा हाँ, कहती हैं? इन एलिमेंट्स को ये ढूंढते हैं इंडिविजुअल में। तो अगर कि कोई बहुत खुश और जॉयस लगेगा तो ये बच्चे उनके पास जाएंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे। जब उन्होंने कनेक्ट किया तो पेरेंट्स का रोल होगा कि बच्चे को जितना हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट बाहर ले जाना, ठीक है, बर्ड्स को दिखाना, माउंटेन्स दिखाना,
ट्री दिखाना, इन सबसे कनेक्ट कराना, बिकॉज ये हमारा एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बहुत बेसिक नीड है कि हम इस नेचर से कनेक्ट करें, जो बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। तो पेरेंट्स अगर इनके पास ले जाएंगे, पेरेंट्स खुद को भी जान पाएंगे कि खुद को सूद कैसे करना है, और बच्चे को भी मिलेंगे वेज टू सूद देमसेल्फ, क्योंकि इनको दिखेगा, इनको कुछ सुनेगा, इनको कुछ यूनिक टच मिलेंगे, तो ये और कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड से, जो अभी अकेले स्क्रीन के सामने बैठ के ये बस अपने लाइक टाइम निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं, तो उनके मुकाबले जो बच्चे अकेले रहते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता होगा ऑटिज्म ADHD, उनको ज़्यादा परेशानी होती होगी? खाली रहना नहीं कहूँगी, अगर दादा दादी कनेक्ट कर रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं, इनको हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करके इनको इंडिविजुअल बना रहे हैं, लाइक इनको बेसिक केयर सिखा पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ा पा रहे हैं, आई कांटेक्ट बढ़ा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ रहना ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू अकेले। तभी हम सुन नहीं पाते ना कि गांव वगैरह में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे पेशेंट कम मिलते हैं। नहीं, ये तो एक मिथ मिथ होगा। है ये मिथ है, ये मिथ है। ये मिथ है कि गांव में ऑटिज्म नहीं होता और अच्छा? शहर में होता है, बिकॉज गांव में अवेयरनेस नहीं है, तो अगर बच्चे को है भी तो कहीं ना कहीं साइड वे होके चल रहा है। आई मीन पेरेंट्स वो अवेयर ही नहीं है, तो कहाँ से लेके आएंगे कि इंटरवेंशन कराएं, या उन्हें फिर पता ही उनका नहीं है कि assessment कराएं। ऑटिज्म है या नहीं है, बस एग्जिस्ट तो हर जगह कर रहा है, अच्छा। बट अगर अवेयरनेस है तो बिल्कुल इसका तो ये गलत है लोगों का कहना कि शहर के बच्चों को ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है? ये अभी तक बिल्कुल ये गलत कोई है, हाँ? प्रूफ नहीं है इसका। हाँ, तो जो बच्चे सबके साथ रहते हैं वो थोड़ा जल्दी इम्प्रूव कर जाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, जो सबके साथ रहते हैं सोशली वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि वो ना चाहते हुए भी डील करना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके पास आके लोग बातें कर रहे हैं, या उसको दूसरा बच्चा लेके जा रहा है किसी एक्टिविटी के लिए, तो ये रेजिस्ट जितना करते हैं वो थोड़ा कम करेंगे उस एनवायरनमेंट में, तो सीखते हैं इंटरेक्शन करना। ओके, एक सवाल और है जो थोड़ा सा इस तरह का है कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं इनको हमें किस तरह से शुरू से ही किस तरह से केयर लेके चलें, स्कूल कैसे हों इनके, और आपको पता ही है कि सोसाइटी इतनी अभी भी फ्रेंडली नहीं है इन बच्चों के साथ में, तो किस तरह के प्रिकॉशंस अपनाएं, कैसे इनके आसपास सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाएं इनके, क्योंकि कोई किडनैप करके ना ले जाए, क्योंकि ये तो किसी की भी बातों में भी आ सकते हैं ना। तो एनवायरनमेंट के को लेके बच्चों के और स्कूल को लेके हमें क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, तो इनका स्कूलिंग अभी तक बहुत चैलेंजिंग रहा है पेरेंट्स के लिए, है ना, ये जितना बहुत मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, थोड़ा मुश्किल सा मसला है। तो इसमें स्कूल 3 लेवल पे डिवाइड हो गए हैं। एक तो है नॉर्मल स्कूल, जो नॉर्मल फंक्शनिंग स्कूल है, दूसरा इंक्लूसिव, तीसरा है स्पेशल स्कूल। इंक्लूसिव कौन से होते हैं? इंक्लूसिव स्कूल वो होते हैं जो ऑटिज्म से जो डायग्नोस हो गया बच्चे को, उनको इन्वॉल्व करते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में, नॉर्मल बच्चों के साथ ही? नॉर्मल बच्चों के साथ, बट उनको शेडो टीचर की नीड होती है और स्पेशल एजुकेटर उस स्कूल में होना चाहिए। शेडो टीचर क्या? शेडो टीचर होता है जो बच्चे को, अगर क्लास में नॉर्मल एक क्लास चल रही है, कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो शेडो टीचर उस बच्चे को पर्सनल लेवल पे वही चीज़ समझाता है, या कोई चीज़ कॉपी करना है बच्चे को, तो शेडो टीचर उस बच्चे को हेल्प करता है टू राइट इट डाउन और सिंप्लीफाई करना वही इंस्ट्रक्शंस। ओके, अगर बच्चा थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है तो उससे इजी फील कराना, या फिर उसे ब्रेक चाहिए बच्चे को, बाकी बच्चे के मुकाबले इनको डिफरेंट नीड है, तो गरीब लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा ये। हाँ, अभी तक तो है नहीं, डिफरेंट। आप जैसे बता रहे मेरे दिमाग में एकदम से आया कि शेडो टीचर बनने के लिए तो फिर उसको फाइनेंस करना पड़ेगा, ये स्कूल वाले तो नहीं बेयर करते होंगे ये? हाँ, डिपेंड करता है स्कूल, कुछ स्कूल खुद बेयर करता है, पर कुछ पेरेंट्स से भी स्कूल बेयर करते हैं कुछ? हाँ, कुछ है, मैंने सुना है ये कुछ पेरेंट्स से। हाँ हाँ। अदरवाइज पेरेंट्स को खुद अफोर्ड करना पड़ता है शेडो टीचर इन इंक्लूसिव स्कूल्स। स्पेशल जो स्कूल होते हैं उनमें अपना खुद का ही क्रिएटेड रहता है, उसमें स्पेशल टीचर्स होते हैं, उसमें ऐसा एनवायरनमेंट ही रहता है जिसमें बच्चे को सिखाया जाए। पर वहाँ की एक डिफरेंट बात ये होगी कि उसमें अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे होते ही हैं, जैसे कि मोटर डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बच्चे भी उसमें वहाँ होते हैं। तो वहाँ देखा गया है कि अगर हायर फंक्शनिंग ऑटिज्म वाला बच्चा है वो बेहतर करता है इंक्लूसिव स्कूल में, क्योंकि वहाँ उसको, क्योंकि उसकी नीड है नॉर्मल स्टडीज़, जो उस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है वो समझ पा रहा है, उसके कुछ बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज है जिसको शेडो टीचर या स्पेशल एजुकेटर डील कर लेती हैं, और वो अच्छा कर पाते हैं, इवन ये ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कर पाते हैं अगर इनका इंटरेस्ट एरिया स्टडीज़ है तो।
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए? कुछ सरकार की तरफ से कोई ऐसा आपकी नॉलेज में है अगर कुछ? तो इनको सबसे पहला स्टेप जो पेरेंट्स का है कि डायग्नोसिस लिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एफिलिएटेड इनको यूडीआईडी सर्टिफिकेट लेना होता है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ये मिलता है। आराम से मिल जाता है? थोड़ा थोड़ा है कि टाइमिंग और ओपीडी, जो हमारे यहाँ सरकारी काम इतने जल्दी भी तो नहीं होते। हाँ वो नहीं होते। तो ऐसा क्या कुछ करना पड़ता है इसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? सेम के आप अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर आपको साइकाइट्रिस्ट देखेगा बच्चे को, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराना होगा। उसके बाद आपके ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट या कोई और जो पर्सन है वो उसका सर्टिफिकेशन में हेल्प करता है। देन उनको ये जब पेरेंट्स को मिल जाए उसके बाद काफ़ी चीज़ें प्रावधान है, जैसे कि इन बच्चों को कुछ मंथली पे भी मिलता है, इनको ट्रेवल में कंसेशंस मिलते हैं, पेरेंट्स को इवन टैक्स में भी कुछ सेविंग होती है। टैक्स सेविंग भी है इसमें है। अच्छा। और इवन स्कूल्स, अगर हायर फंक्शनिंग बच्चा है तो स्कूल्स में भी इन बच्चों को आगे सपोर्ट देना या फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए भी हेल्प मिलती है थ्रू दिस। किसी से मैंने सुना था कि अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ऑटिज्म और एडीएचडी का, तो बच्चों को आगे एग्ज़ाम वगैरह देने में भी 10th में 12th में इनको कुछ अलग तरह के पेपर्स आते हैं इनके, ऐसा कुछ है? हाँ, पेपर सेम रहेगा, बट क्या होगा कि इनको स्क्राइबर मिल जाते हैं, लाइक कोई और लिख दे इनकी जगह पे, या एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और सिंपल फॉर्म में अगर इनके साथ एक पर्सन हो जो इनको एक्सप्लेन थ्रू वर्ड कर दे क्वेश्चन को, तो इनको कुछ हेल्प मिल जाती है और ये इम्पोर्टेंट होती है। तो ये पेरेंट्स ज़रूर इसको फोकस करके ले और इस पे काम ज़रूर करें, इसको जाने ना दे सर्टिफिकेशन को। एक चीज़ है कि आपने कभी, क्योंकि मैंने अक्सर ज़्यादातर बच्चे देखे हैं, छोटे बच्चे देखे हैं जिनको ऑटिज्म है, एडीएचडी है, लेकिन मैंने कोई बड़ा इंसान नहीं देखा, जैसे 10th का बच्चा, 12th का बच्चा। तो कभी कभी लगता है ये ऑटिस्टिक बच्चे, एडीएचडी बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं? तो आपकी नज़र से गुजरे हैं ऐसे बच्चे जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के हों? ऐसे बच्चे देखे हैं आपने 10th वाले, 12th वाले जिनको ऑटिज्म है और वो उस क्लास तक पहुंच गए? क्योंकि इनको तो पहली क्लास से आगे बढ़ाना ही बड़ा मुश्किल है, यहीं पे पेरेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने देखे हैं ऐसे बच्चे? जी बिल्कुल देखे हैं, इवन ये बच्चों का असेसमेंट भी किया है मैंने। अच्छा। हाँ, और ये बच्चे आगे करते हैं, इनको सिर्फ बोर्ड में वही जो मैंने बोला वो जो हेल्प मिलती है वो नीड होती है, बिकॉज ये इनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है टू कोप अप विद एग्जाम, तो ये डेफिनेटली जाते हैं 15 ये तो सुन के भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कि लोगों को उम्मीद होगी। हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें लगता होगा आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो कौन नहीं जा पाता? वो होगा कि जिस बच्चे का फंक्शनिंग सीवियर लेवल पे अफेक्टेड है और प्रोफाउंड लेवल पे, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। उनके लिए बहुत स्पेशल स्कूल ही नीड होती है और वोकेशनल ट्रेनिंग ही उनके लिए बनी है, वो इस लेवल तक कोप नहीं कर पाते। अदरवाइज मॉडरेट कहीं ना कहीं 5th क्लास या 8th क्लास तक मैनेज कर लेते हैं, और माइल्ड लेवल और अबव देखा गया कि स्कूलिंग तो कंप्लीट कर पाते हैं। अच्छा, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। अब बच्चों के बारे में काफ़ी हमने बात की है, अब उन लोगों की बात करते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें आगे तक लेकर जाते हैं, उनके पेरेंट्स की बात। तो पेरेंट्स किस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं ये हम सब जानते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और बहुत ज़्यादा उनको डाउन फील करवाया जाता है। तो पेरेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे इस चीज़ से लड़ें, क्या करें? तो बिल्कुल पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कहेंगे कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है ये जब वो रिवील होता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। देन उनको सबसे पहला चीज़ तो यही करना है कि नाउ दे शुड स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, जो अभी तक वो इस सोसाइटी में सोच पा रहे थे, है ना। वो सोच रहे होंगे क्योंकि बच्चा है, आगे बढ़ेगा, हम अपना करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, या फिर कुछ और बड़ा करने का सोच रहे होंगे। तो उनको उस सब में थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा जो प्लान उन्होंने बनाया है, और उनको दोबारा से एक नया प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए जो कि है उस बच्चे को लेके कैसे अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अब खुद का स्ट्रेस आया है तो यस, अपने खुद के लिए पहले मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स में देखा गया है कि डिप्रेशन तक भी डायग्नोस हो जाता है और
फिर जो मेजर डीलिंग विद बच्चा है वो तो हो ही नहीं पा रहा है और खुद की डीलिंग की नीड आ गई है। बच्चों पे गुस्सा भी उतारते हैं। हाँ, इवन ऑटिस्टिक बच्चों को मारते पीटते भी हैं, फिर ज्यादा गुस्सा आएगा तो हाँ, बहुत से पेरेंट्स बहुत बहुत नाराज भी देखे हैं मैंने इन बच्चों को लेकर, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो बिल्कुल उनके लिए ये उनको समझना ही चाहिए कि ये शर्मिंदगी सिर्फ एक आउटर फॉर्म से आ रही है, सोसाइटल फॉर्म से आ रही है। अगर उनके ये पार्ट को हटा दें, उनको 1 मिनट का इमेजिनेशन देते हैं कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपके पास ये बच्चा है, तो क्या आप स्टिल यही चीज़ फील करोगे जो भी फील कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं पेरेंट ओपन होगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट होगा, कि कोई मुझे बताए ना कि ये स्टैंडर्ड था। उससे कंपैरिजन जब ये करते हैं एक नॉर्मल बच्चे से, तब वो फील करते हैं लो है। फिर एक नॉर्मल बच्चे वाला पार्ट हट गया तो ऑटिज्म में कितने लेयर्स हैं उससे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो पार्ट हटाते हैं, तो जब तक ये चीज़ हटाते रहेंगे और ये देखेंगे कि जो मिला है इससे ही आगे बढ़ना ही है, तो उनको वेज ज़रूर मिलेंगे। वेज होगा कि सेल्फ केयर, अपना खुद का शुरू करना, एक ऐसा रूटीन बनाना जो खुद की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ को मैनेज करता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना होना कि लाइफ में ये करना है वो करना है, वो सबसे वापस आना पड़ेगा उनको, बिकॉज कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। समझौता करना होगा। समझौता करना अच्छा ही है। क्यों है? क्योंकि अब कुछ नया जो आया है उसके साथ चलना ही होगा। अगर आप इसको रिजेक्ट भी कर दोगे, आप एट द एंड ऑफ द डे वापस आओगे इसी लाइन पे। सही उस बच्चे को आपको लेके जाना ही है। इससे पहले कि लेट हो जाए, पेरेंट्स को बच्चे पे ध्यान देना शुरू करना ही पड़ेगा। और बच्चे पे ध्यान देना है तो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल भी आए हैं हमारे पास सोशल मीडिया से। ये सवाल मेरे पास भेजा है खालिद ने। वो कहते हैं कि एक बच्चा है, वो डरा डरा सा रहता है और ठीक से बात नहीं कर पाता है, बोलते हुए भी बहुत डरा डरा फील करता है, क्या इसे ऑटिज्म हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। इस इतने सेंटेंस से हम नहीं समझ पाएंगे कि ऑटिज्म है। क्यों नहीं समझ पाएंगे? बिकॉज जो ये डरा डरा रहना है ये खाली ऑटिज्म में नहीं होता। अच्छा, इसके बाकी कारण भी हो सकते हैं कि बच्चे को घबराहट की कोई दिक्कत आई है, या वो किसी ऐसे पर्सन से डील किया उसने घर में जिससे वो दूर रहना चाह रहा है। ऑटिज्म के लिए हमें बाकी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा, एक ही बिहेवियर को बार बार दोहरा रहा है, तब जाके हम कह पाएंगे कि उस स्पेक्ट्रम में आ रहा है। तो खाली इस इंफॉर्मेशन से तो ये क्लियर नहीं होता। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इस बच्चे के साथ। जो गड़बड़ है उसके लिए उनको बिल्कुल एक प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए और आगे इसकी जांच करानी चाहिए। फरीदा का ये मैसेज है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी है 15 साल की और वैसे तो बहुत प्यारी है, और कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, चिल्लाती है, और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहनने के लिए उसको मिलते हैं उस टाइम में, तो बहुत मुश्किल होता है उसके साथ डील करना। सो 15 इयर्स ऑफ एज है, ये है अपना बच्चा टीन एज में चला गया। इन बच्चों में अभी डिफ़िकल्टी आती है। क्यों आती है? बिकॉज अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे इनको पता चल रहा है कि ये अब बता पाएंगे, जो अनकंफर्टेबल भी है तो ये उसके लिए एक्शन भी ले पाएंगे, मना भी कर पाएंगे। अब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो बच्चे को कुछ नया तो महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सेंसरी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका हाई थ्रेशोल्ड होता है, तो इनको थोड़ी सी चीज़ भी ज़्यादा अफेक्ट करती है, विच इज़ ट्रू कि इनको कर रहा है। एज अ पेरेंट अब इसको धीरे धीरे इस चीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा। तो इसको कितने वे से कर सकते हैं कि हम पहले पूछ ही सकते हैं बच्चे से कि उसे क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, इसमें क्या बुरा लग रहा है। हाँ, टच करके दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, या इसको एक्स्ट्रा लेयर अच्छा नहीं लग रहा। एक्स्ट्रा लेयर अच्छा नहीं लग रहा तो आजकल तो अवेलेबल है, पीरियड पैंटीज़ भी अवेलेबल है जिसमें एक्स्ट्रा लेयर नहीं दिखता, एक नॉर्मल पैंटी की तरह दिखता है। ओके। तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। दूसरा है कि इस बच्चे को अगर उसको बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको मैनेजमेंट के वेज, लाइक जैसे उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, ब्रीदिंग करा दिया, या उसको बाहर घुमा के ले आए, फिर उसको दोबारा ट्राई किया, उसको समझाने की कोशिश की, तो डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसके इमोशन को मैनेज करते हुए भी सिखा सकते हैं। तीसरा होगा रीइंफोर्समेंट साथ में रखना है कि अगर आप ये कर दोगे आज के लिए तो आज मम्मी आपको ये देगी, या मम्मी आपको कोई सामान दे देगी, हक देगी, प्यार देगी, या फिर बाहर घुमाने लेके जाएगी, है ना। तो ये वे से बच्चे मैनेज कर पाते हैं। सो पॉसिबल बिल्कुल है, बस पेरेंट को थोड़ा पेशेंस मेहनत होगा, करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। ये क्वेश्चन 3 लोगों का है, एक इस्लाम राना है, मनोज है और सुनीता। 3 लोगों ने यही सेम सवाल पूछा है। उनके बच्चे जो हैं वो 2.5 साल के बच्चे हैं इनके, और उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो ठीक से दादा पापा जैसे शब्द भी नहीं बोल सकता है, सिर्फ
मामा शब्द बोलता है, क्या ये ऑटिज्म के लक्षण है? तो खाली इससे आप नहीं कह सकते हैं कि ऑटिज्म है, और लक्षण भी नहीं है क्योंकि वो बच्चा इस स्टेज पे मामा तो कह ही रहा है, राइट? वो स्पीच तो आ रही है, मान सकते हैं कि स्पीच डिले चल रही है अपनी एज से, जो स्टैंडर्ड एज है, बट कुछ बच्चों में ये होता है। स्लोली पेरेंट अगर उसको इनिशिएट करे, वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स को हर दिन इनिशिएट करने की कोशिश करें, बच्चा ग्रैब कर रहा है तो अच्छा है, अगर स्टिल नहीं कर रहा है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी। स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाइए, इवन साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड कोई और इससे रिलेटेड इशू तो नहीं। एक राहत है, राहत केरानवी, उन्होंने पूछा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से किस तरह की पढ़ाई में रियायत दी जाती है स्कूल कॉलेजों में ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चों को? पढ़ाई से रिलेटेड जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्कूल सपोर्ट तो करते हैं, ओके, बट बच्चा एक डिपेंड करता है कौन सा स्कूल है। अगर नॉर्मल स्कूल मना कर रहा है या फिर नॉर्मल स्कूल उस चीज़ को कह रहा है कि वो नहीं दे पाएगा ऐसी रियायत, तो डिपेंड करेगा कि वो एक बच्चा हायर फंक्शनिंग है या नहीं। हो सकता है कि सीवियर या प्रोफाउंड स्टेज पे ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है तो मना करते हैं, ठीक है। रियायत में आई तो स्कूल सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम टू गिव एग्ज़ाम। हायर यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है जो ऑटिज्म वाले बच्चों को स्पेशल, उनको परसेंटेज रखा है 4%, इन बच्चों के लिए अवेलेबल है। अगर पेरेंट जाए और एक्सप्लोर करें तो ये उनको ज़रूर मिलेगा। जॉब्स मिल सकती हैं इन बच्चों को? जॉब मिलती हैं जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, बिल्कुल ये करते हैं जॉब। इवन ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। ये अपना जो इनका इंटरेस्ट एरिया, इवन लिटरेचर में भी ये बच्चों को देखा गया है, बच्चों ने नॉवेल्स भी लिखी हैं। कौन से खेल में डालना एडीएचडी या ऑटिस्टिक बच्चों को ज़्यादा फायदेमंद रहता है? उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो ये सीधा बच्चे से ही पूछना होता है। अच्छा, हाँ, मतलब बच्चे को जो पसंद हो जो वो। पसंद है उसको एक्सप्लोर आप कराइए, आप उसको दिखा सकते हो। स्पोर्ट्स में फुटबॉल है, इवन स्केट है। एडीएचडी बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, जो भी ऐसी चीज़ फास्ट चलती है, बहुत ज़्यादा उनको स्टिमुलेशन देती हैं, तो दे चूज तो स्टिमुलेशन वाली चीज़ों में डालने से उनको नुकसान नहीं होता है? नुकसान नहीं होगा अगर वो एक स्पोर्ट्स के फॉर्म में चैनलाइज हो रही है। ओके, वैसे स्टिमुलेशन वाले जो वीडियोस हैं वो तो शायद नुकसान देते होंगे। वीडियोस बिल्कुल देते हैं। स्क्रीन टाइम हमको मैनेज करना चाहिए। सो मिनिमम बताया गया 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स स्क्रीन टाइम इन अ डे बेटर है। ट्राई करेंगे 1 आवर तक ही रखें, और उसके अलावा बच्चे को पूरा आउटर एक्सपीरियंस देना, हर चीज़ नई सिखाते रहना, ये पेरेंट का एम होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड जो टाइम देना चाहिए स्क्रीन का बच्चों को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना दें फ़ोन? हाँ, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है इस जनरेशन में, क्योंकि हम खुद उस पर बहुत डिपेंडेंट है। बच्चा भी देख रहा है, उसे भी एक्सप्लोर करना है। अगर आप इसको कट डाउन कर देंगे तो उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो होगा। आफ्टर 12th अगर कोई पेरेंट प्लान कर रहा है तो अगर आप उसको मान के चलिए बिल्कुल दिखाई नहीं रहे, सडनली उसको कुछ दिखेगा तो उसके लिए बहुत नया होगा। तो थोड़ा एक्सपोजर सही है, थोड़ा सही है, विद अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। बच्चे को बताना, अवेयर करना कि शॉर्ट वीडियोस का क्या इम्पैक्ट होता है, इवन कितनी देर स्क्रीन टाइम है तो क्या कंटेंट देखे, ये एक पेरेंट को मॉनिटर ज़रूर करना है। स्क्रीन टाइम एकदम स्टैंडर्ड वाला जो स्क्रीन टाइम है जो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, वो हम जानना चाहेंगे। आप 30 मिनट से 1 आवर मान के चलिए, एक साथ या अलग अलग पोर्शन में, लाइक हाफ एन आवर या 15 मिनट कभी दे दिया, 15 बाद में, या हाफ एन आवर, ऐसा पेरेंट कर सकते हैं। एक संदीप दीक्षित हैं, उनका भी सवाल है। मेरी भांजी को ऑटिज्म है, उनका पूछना है कि थेरेपी के बिना बच्चे को घर पे क्या ठीक नहीं किया जा सकता, और हर कोई तो थेरेपी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो जानना चाहते हैं पेरेंट्स इसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि थेरेपीज़ कहीं ना कहीं प्राइवेट में तो महंगी है, ये बात तो है। हाँ, तो वही उसके लिए मेरा सोल्यूशन यही रहेगा कि गवर्नमेंट स्पेसेस वो एक्सप्लोर करे, बिकॉज खुद अगर मैं बोलूँ पेरेंट करे तो उसके लिए उनको हायर अवेयरनेस तो होनी पड़ेगी, कि उनको पता होना चाहिए एग्जैक्टली उनको कितना काम करना है, कहाँ काम करना है, और किस तरीके से काम करना है बच्चे के साथ। अगर एक पेरेंट अवेयर है, मान लीजिए कि वो कोई बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करके समझ रहे हैं, तो ये किसी हद तक पॉसिबल है। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो जाएं, प्रोफेशनल्स के पास ही जाएं, इनिशिएट करें, देखें बच्चे में बदलाव हो रहा है नहीं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कर सकते हैं, या फिर एनजीओज भी बहुत हैं जो इसमें सपोर्ट देते हैं, तो वही बेहतर रहेगा। वही बेहतर रहेगा।
एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी। अब बच्चों के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं। आजकल युवाओं के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। ये जो यंग जनरेशन है, मैं तो कहती हूँ कि 40-50 वालों में भी बहुत है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके क्या हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्ट्रेस, मुझे नहीं लगता कि किसी का दिमाग खाली होगा इससे। हाँ, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले, सबसे पहले समझना होता है कि स्ट्रेस आया कहाँ से, क्या चीज़ है जो हमें अफेक्ट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आजकल रिश्ते जो है वो बहुत ही हल्के से हो गए हैं। कमिटमेंट नाम की चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। हाँ। मान लीजिए एक कपल है, एक लड़का एक लड़की, मोहब्बत हो गई उनके बीच में, और लड़का अब शादी कर चुका है। तो लड़की जो है उसको भी उसने मना नहीं किया है या मना कर दिया है, तो वो जिस ट्रोमा से गुजर रही है वो कैसे उन चीज़ों से बाहर आ सकती है? क्या करे वो? फिर आपको पता ही कैसे कैसे कदम उठाते हैं लोग। हाँ, तो कैसे निकले इस सिचुएशन से बाहर? तो क्योंकि ये बहुत रिसेंट हुआ है तो डेफिनेटली वो बहुत अफेक्ट तो होंगी। और ये कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल अनयूजुअल था, उन्होंने आप एक्सपेक्ट समझ नहीं सकती किया। हैं कि प्यार मोहब्बत बड़ा वैसा हाँ, वाला और ये बहुत मसला होता है। कोर वाला मसला है। आजकल तो शादीशुदाओं को भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये ग्लोबल क्वेश्चन है। हाँ, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो ये हुआ लाइफ में, वो इंसान इस चीज़ को अगर सही क्वेश्चन दे रहा है, क्या ये जो हुआ है सच में बिल्कुल गलत हुआ है, देयर इज समथिंग जो मुझे जानना था इसके थ्रू, राइट? अभी क्योंकि वो स्टेज पे नहीं होगा, बहुत क्वेश्चन करेगा, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को डाल के रखे अपने साथ और मैनेज करें अपनी बाकी फंक्शनिंग को। वो फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे ऊपर ऊपर से ही करना हो, पर खाना खाना, अच्छी नींद लेना, कोशिश करना, जो बहुत क्लोज वन है उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते रहना। क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं तो आने देंगे, किसी ना किसी से बात करें बात इस करते बारे में। हाँ, किसी को अपना राजदार ज़रूर बनाएं। बिल्कुल बना के रखें। और क्योंकि हमने कुछ लॉस किया है तो ये ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत ये नेचुरल होते हैं। अगर वो नेचुरली नहीं जा रहे, 6 मंथ तक प्रोलॉन्ग करें, तब हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ बन गया है, या फिर ये इंसान को कोई डिसऑर्डर हुआ है। सो इस ग्रीफ के स्टेजेस क्या होंगे? पहला होगा कि डिनाइल है, ये हुआ ही नहीं है मेरे साथ। पहला स्टेज ये आएगा, कुछ दिन तक चल सकता है, इसका कोई रेंज नहीं है, कुछ हफ्तों तक चल सकता है, दिन तक चल सकता है। फिर आएगा एंगर, गुस्सा आएगा उस पर्सन पे, अपने ऊपर, सिचुएशन पे, ठीक है। फिर आएगा कि उसके साथ डील कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। फिर आएगा कि अब जो भी हुआ है, अब डिप आएगा, डिप्रेशन वाला फेज आएगा, जिसमें आप किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, हाँ, आपको कुछ खाना पीना पसंद नहीं आ रहा है, आप रोना शुरू कर दिया है, हर छोटी छोटी चीज़ में रोना आने लग रहा है। देन उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, एक नॉर्मल स्टेज है, बट ये ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्म में आए, ऊपर नीचे हो सकते हैं चीज़ें। निकल आते हैं इससे बाहर नेचुरली कुछ लोग निकल आते हैं, जो नहीं निकल के आ सकते फिर उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी। उनको अपने इस बिलीफ सिस्टम को, जो बहुत ज़्यादा भी चोट पहुंची है, उसको समझना होगा दोबारा से। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं डॉक्टर, कि जो ना, जैसे बंदे की शादी हो गई है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया, लेकिन वो पहली वाली को भी नहीं छोड़ रहा है, उसके साथ भी वो उसको भी कह रहा है कि नहीं, शादी उसके साथ की है बट प्यार तुझे भी करता हूँ। तो फिर उसका जो जख्म है वो हरा होता रहता है, उसको आए दिन कभी आज उसके साथ घूमने गया है, आज ये। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को तो जो पर्सन है जिसके साथ, जो इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, पहले तो उसी का रोल है कि वो एक स्टैंड लेना शुरू कर दे। मान के चलते वो लड़की है जो हाँ, शादी नहीं हुई है, रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में है बस अभी, वो भी ऑन एंड ऑफ है ना, हो रहा है और नहीं हो रहा है। अब उसको लेना है एक बहुत क्लियर कट डिसीजन, जो कि हो सकता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, विच इज टू से नो। क्यों नो? बिकॉज आप जो ये अलाउ कर रहे हो अपने आप को हर दिन अफेक्ट होना, ये आप ही कर रहे हो, कोई और आपको नहीं कह रहा है। राइट। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, देन आगे रास्ता पूरा ओपन है फॉर न्यू थिंग्स। तो क्या हुआ, ये पर्सन डर रहा है कि अब ये तो ठीक था, नई चीज़ें कैसी होगी, उस चेंज से डर रहा है, इसलिए वो इसी चीज़ से स्टक है। उस इंसान के साथ इन्वॉल्व है, अगर हटा तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा वर्थ तो इसके साथ था, इसी के साथ था। पर इन रियलिटी वर्थ एक पर्सन से नहीं होता, वर्थ अपने अंदर होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वही जर्नी है एंटायर लाइफ, कि आप अपने आप को जितना बेहतर हो सके जाने, और जितना हो सके शेयर करें अपना जॉय, अपना जो दुख है वो भी, दुख भी शेयर करिए, दुख भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने अंदर रखा तो वो उतना ही बड़ा
एक पॉन्ड की तरह बना रहेगा और कुछ दिन में उसमें क्या कहेंगे आप कि इंसेक्ट सब कुछ होने लगेगा, उसमें गंदगी फैलने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, सड़ जाएगा दिमाग। सड़ जाएगा। तो उस चीज़ को फ्लो आना ही बहुत ज़रूरी है और उसको नेचर के वे से कर सकते हैं। लाइक 5 सेंस हमारे पास ना 5 एलिमेंट्स हैं। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है अगर अच्छा। यू हाँ बिल्कुल want to know. बिल्कुल। Yes. तो there is this space, air, fire, water and earth, right? तो बहुत ज़्यादा अगर इमोशनली बैगेज बन गया है, क्या चाहिए एक वाटर को? रोना आ रहा है अगर ज़्यादा, उसे स्पेस चाहिए, उसको अर्थ चाहिए और स्पेस चाहिए कि वो बह जाए। उसे वो जो यहाँ रुका हुआ है उसको खुलना पसंद है। ठीक है, तो जो हमारा पानी जो ज़्यादा भर गया है तो हमें उसको अर्थ देना है, हमें उसको सन देना है टू वार्म एंड इवन हमको स्पेस देना है। क्या करना है मतलब? उसके लिए कि वो नेचर में भी जाए और कनेक्ट करे तो भी हेल्प होगा। घूमे फिरे और दोस्तों के साथ अपने जाए। आप को ऐसी पसंदीदा चीज़ें कराएं जो उनको हमेशा से पसंद थी, चाहे वो आर्ट हुआ, खाना खाना हुआ, डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, इन सब में इन्वॉल्व हो। ठीक है, और इवन कुछ लोगों को बड़ा मदद करता है स्विमिंग करना, गार्डनिंग करना। जितना वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं नेचर से, वो उतना जान पाते हैं कि ओके मेरा वर्थ सिर्फ उस इंसान से नहीं था, बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। खुद को भूल जाते हैं असल में, मोहब्बत में ना इंसान अपने आप को भूल जाता है, सामने वाले का ही बस अच्छा अच्छा सोचता है, अपना कुछ नहीं, अपनी खुद की आइडेंटिटी गुमा देते हैं। वो खुश है तो आप भी खुश हो गए। हाँ। तो उसने प्यार से बात की तो आप भी प्यार से एकदम खुश हो गए, हाँ आज तो इससे बात हो गई है, और आज बात नहीं की तो ये केमिकल लोचा टाइप है, क्या है ये? ये क्या, ये मुझे क्या लगता चीज़ है है ये? डी सेंटर होना कहते हैं कि आप अपना सेंटर किसी और को दे देते हो और फिर कहते हो आप जो करोगे मैं वैसा फील करूंगी। तो ये क्या है ये इसमें हार्ट का रोल है क्या? किस चीज़ का रोल है, ये क्या है? पूरा एज एन इंडिविजुअल। एक्चुअली हम हंस रहे हैं बट ये बहुत सीरियस हो जाता है ना, लोग मोहब्बत में प्यार में बड़ा बहुत ही दुनिया भर के लफड़े होते हैं। आजकल तो आप देख रहे होंगे पेपर्स में आता है, नीले ड्रम में भर दिया प्रेम के लिए किसी को, सीमेंट में चुनवा दिया। तो हाँ, ये एक्सट्रीम काफी सिचुएशंस है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा ना हो रहा निकल है। पाया और फिर उसको बस बेहतर यही लग रहा है कि सामने वाले को हाँ, और खत्म ही या तो किसी सामने वाले को खत्म करना, या खुद को मार लेना, खुद को मार लेना। खुद को हार्म करना, अपना करियर स्पॉइल कर देना। हाँ, तो जब ऐसे विचार आने लगे इन लोगों को कि खुद को मारना है, मेरा कोई वर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब पाऊंगा, तब उनको डेफिनेटली शेयर करना है किसी क्लोज वन से। कितना भी मन में इम्पल्स आए, विचार आए कि मैं अपने आप को ऐसे करके मार लेता हूँ, वो नहीं करना है, बिकॉज अब आप घिर चुके हैं इस बीमारी से जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। पर ये एक फेज़ है, इससे बाहर निकला जा सकता है अगर आप वो इंसान सही टाइम पे किसी को शेयर कर दे और उसे सही हेल्प मिल जाए। उस इंसान से कांटेक्ट एकदम खत्म करना चाहिए या धीरे धीरे करना चाहिए? देखिए, अगर बहुत टॉक्सिक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन पीक पे जा रहे हैं, तो सामने वाले के साथ वैसे अच्छा चल रहा है, मान लो मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, वो है रिलेशन में किसी के साथ, तो उन दोनों का क्या है कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है और वो इसको बहुत अच्छे से मतलब डील भी करता है कि नहीं यार मोहब्बत तुमसे ही, प्यार तुमसे ही है, उसके साथ तो बस रिलेशन है, रिश्ता है, मम्मी पापा की वजह से शादी की है। तो वो इस तरह से उसके साथ डील करता है। अब वो क्या करती है, जब तक वो बात करता है तब तक तो खुश रहती है, जैसे फ़ोन रखता है तो फिर वो कहीं उससे प्यार ज़्यादा तो नहीं करता, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, तो इस तरह के उसके अंदर फिर अक्सर मुझे फ़ोन करके बताती है तो, और रोती भी है। तो क्या एकदम से उसके साथ बात करना छोड़ना चाहिए? वो छोड़ भी नहीं पाती है। हाँ, क्या करें ऐसे? हाँ, तो पहला उसके लिए ये क्वेश्चन है, इवन यू कैन आल्सो आस्क कि जो इंसान आपसे ट्रुथफुल बातें कर रहा है, वो सामने वाले को तो धोखा दे ही रहा है। सबसे पहली चीज़ है समझना कि हम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी है। वो अपनी बीवी को तो धोखा दे ही रहा है, फैमिली को भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। ठीक है, तो मतलब वो जो चॉइस बनाई है वो सही तो नहीं है। अब सही नहीं है तो आप चाहो तो ग्रेजुअली छोड़ दो, चाहो तो एक झटके में भी छोड़ दो, ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो झटके में ना छोड़ सके वो ग्रेजुअली, लाइक ग्रेजुअली कैसे, पर मुश्किल होता है ग्रेजुअली। अच्छा, वाई? क्योंकि आप जैसे अपने आप को थोड़ा बचाते हो, वापस से आप उस पुल में खिंच जाते हो। राइट। तो बिल्कुल कट ऑफ करना ज्यादा बेहतर है, पर उस कट ऑफ के बाद अपने लिए कुछ चीजें चूज कर लीजिए जो उनको पसंद है करना, जो चाहती हैं करना। चाहते हर कोई है, बस उसको खोज के कि ये चीज थी वो मैं करना भूल गई अपनी लाइफ में, वो शुरू कर दे। वो कुछ भी हो सकता है, करियर बनाना हो सकता है,
एक स्टोरी लिखना हो सकता है, बाहर जाके डांस सीखना हो सकता है, ठीक है, किसी की मदद करना, किसी फ्रेंड से मिलना हो सकता है, कहीं जाके कुछ दिन स्टे करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पहला स्टेप तो उनको यही लेना होगा। राइट, ओके। काफ़ी नॉर्मल सा नहीं हो गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? हाँ, काफ़ी बहुत नॉर्मल हो गया है। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप हैं, तो आपके हिसाब से ये किस तरह के रिश्ते हैं, कि ये ठीक है? अगर चलिए ठीक है, मान लिया कोई अपनी शादी में खुश नहीं है, वो किसी के साथ कंफर्टेबल है, और उनको कुछ अपने पार्टनर्स को बिना बताए वो लोग आपस में खुश हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल मानी जा सकती हैं? बिल्कुल या नहीं। हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर जो जानता है कि इसका ये इफ़ेक्ट है, इसका ये असर है, कैसे हैं ये रिश्ते? मैंने किसी को देखा वीडियो में, तो वो इसको जस्टिफाई कर रही थी, एक सेलिब्रिटी थी, तो वो जस्टिफाई कर रही थी इसको कि हाँ सही है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी भी तो लाइफ है ना, उसको भी जीना। अगर हस्बैंड उसको सही से प्यार नहीं कर रहा है, या वाइफ उसको नहीं सम्मान दे रही है, तो वो उनको भी तो जीना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मे बी दे आर डूइंग इट, और मे बी दे आर फाइंडिंग इट वेरी नाइस फॉर देमसेल्फ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, ये ज़्यादा स्टे नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें। अगर आप दो चीज़, एक बाहर भी आप रिलेशन में है, घर में भी है, तो कहीं ना कहीं आप ही डिवाइडेड हो बहुत ज़्यादा, कि आप यहाँ भी जा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो। दूसरी बात है कि आपका एम ऑफ लाइफ तो पता चल रहा है कि क्लियर तो नहीं है, नहीं तो आप ये तो नहीं कर रहे होते। तो जो पर्सन ये कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने वाला है। बट जो ये करने दे रहा है, वो ज़्यादा ब्लेम करने लायक हो सकते हैं अगर उनको पता है, बिकॉज दे हैव टू टेक एन एक्शन। वाई दे नीड टू टेक दिस एक्शन? बिकॉज वो कहीं ना कहीं चीज़ से अफेक्ट तो हो ही रहे। दोनों को अगर पता है, दे मस्ट बी थिंकिंग और फीलिंग लो, चाहे साथ में टाइम बिता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही दूर गए, आप में कुछ तो डिप आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन की ट्रूथफुलनेस इन रिलेशनशिप बहुत, वही बेस होता है उसका। अगर आप उसी को हिला देते हो, तो वो रिलेशन तो नहीं बचा, फिर चाहे ऊपर से कितना ही चलाते जाए। तो डिसाइड करना है, जिसको पसंद है वो करे, जिसको नहीं है वो डेफिनेटली इसके लिए स्टैंड लेना शुरू करे। दुनिया के बारे में तो पूछ लिया, डॉक्टर के बारे में पूछना है। डॉक्टर्स का हार्ट ब्रेक होता है? होता है। डॉक्टर कैसे डील करते हैं? क्योंकि डॉक्टर, मैं जो मानती हूँ पर्सनली, उनके पास एक एम तो क्लियर है कि उनको कुछ करना है ज़िंदगी में बियॉन्ड रिलेशनशिप्स भी। तो वो उसको होल्ड दे देता है कि जो एम ऑफ लाइफ है, अगर साथ में कोई आया, साथ में उसने हाथ बटा दिया तो अच्छा है, अगर नहीं चल पाया तो फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे चलूंगी, मैं देखूंगी कि मैं इसके बियॉन्ड और क्या कर सकती हूँ। तो वो जो एम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू होल्ड। और आई थिंक हाँ, ये समझ जाते हैं लोग बहुत जल्दी। जो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स जानते हैं कि प्यार मोहब्बत खाली लोगों का काम है जो बिजी होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि कोई आदमी खाली है तो मोहब्बत कर रहा है, जिसके पास एम है वो ज़्यादा घुसेगा नहीं। घुसेगा, पर सही तरीके से, सही समझ के साथ, है ना। डिसीजन भी फिर उसी वे से बनाएगा। कोई आगे कल को प्रपोज कर दे, अब वो प्यार तो नहीं है। I'm just funny। तो लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ होता है? होता है, इनिशियली इट हिट्स, बट वो ज्यादा देर स्टे नहीं करता मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ, मतलब फर्स्ट साइट हो गया, अब हाँ। उसके साथ उस लव को ग्रो भी करना है, तो वो दिखने में हो गया, अब उसको इमोशनली कनेक्ट करना है, अब इसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कनेक्ट करना है, फिर उनको साथ में अगर एक गोल बना पा रहे हैं, साथ में एक चीज को हार्मोनाइज कर पा रहे हैं, तो फिर वो आगे बढ़ता तो मतलब डॉक्टर मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तो शायरों के हिसाब से प्यार व्यार नहीं करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल होता है हमारे लिए भी। तो आज की बातचीत से ये बात तो क्लियर है कि अगर किसी के बच्चे को ऑटिज्म है, ADHD है, उसका सही से ध्यान रखा जाए, डॉक्टर ने जो जो बातें बताई उनका ख्याल रखा जाए, तो इलॉन मस्क और आइंस्टाइन की तरह आपका बच्चा भी आगे जा सकता है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका भी और अपना भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।